हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक सोनू है, ठीक है। और हम आज वापस बात करेंगे टिश्यूज़ की। कल के लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बात की थी अपटेल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो आज हम बात करेंगे आपके कॉलमनर एपिथेलियम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉलमनर एपिथेलियम। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग टू द कॉलमनर एपिथेलियम, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब है कॉलम लाइक, टॉल एंड सिलेंडर, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ही हम इसको लेके चलेंगे और वहाँ से हम फिर फर्दर देखते हैं कि किस तरीके से आपका कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट करता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कॉलम लाइक होगा, टॉल एंड सिलेंडर वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, जो कॉलम लाइक या फिर टॉल एंड सिलेंडर होते हैं, न्यूक्लिया इज प्रेजेंट एट द बेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा डायग्राम के व्यू में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये डायग्राम मैंने लिया है, तो इस डायग्राम को देखिए जो मैं टिक लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपके टॉल सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये जो टॉल सेल्स हैं उसी में देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एपिकल मॉडिफिकेशन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एपिकल मॉडिफिकेशन है इट इज़ समवट लाइक माइक्रोविलाई। तो ये देखिए एपिकल मॉडिफिकेशन में क्या है, ये माइक्रोविलाई है। तो वैसे कॉलमनर सेल्स जिनके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, आप जानते हैं क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके आगे फर्दर देखते हैं। टॉल एंड सिलेंडर सेल्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखिएगा तो ये जो न्यूक्लियस है उसका लोकेशन देखिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एस्पेक्ट में। तो ये जो लोकेशन है वो बेस के नियर है, ये रहा बेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेस के नियर आपको ये आपके लोकेशंस मिल जाएंगे न्यूक्लियस के। आप इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो आप बोलिए कि द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट नियर टू द बेस, और इट इज लोकेटेड एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सेल। जो सेल का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके बीचों बीच आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर टू द बेस और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ सेल। आप इनमें से दोनों ही पॉइंट रख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन में आएंगे तो बोथ ऑफ दीज विल बी द आंसर। चलिए ना उसके आगे देखिए, तो ये रहा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ बेसिक सा डायग्राम है जो आपको कॉलमनर एपिथेलियम को देखने को मिलेगा। कहाँ पाए जाते हैं देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिख जाएंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इट कंटेन्स गॉबलेट सेल्स एंड माइक्रोविलाई इन सम लोकेशंस। माइक्रोविलाई की बात तो हमने की, अब गॉबलेट सेल की भी बात करते हैं। तो वापस मैं आता हूँ डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे देखिए म्यूकस इन गॉबलेट सेल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, ये कुछ वैसे सेल्स हैं जो आपके मॉडिफाइड हैं, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर एंड दे सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। तो वैसे सेल जो कि आपके म्यूकस को सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डिफर करता हूँ वर्ड्स को लेके। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बायो में। तो अगर आप वर्ड्स को ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलती होने की संभावना है। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं बोर्ड पे। चलिए तो मैं एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ किस तरीके से आपका। चलिए तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बायो में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। देखिए 3 वर्ड्स मैं लेता हूँ, म्यूकस, म्यूकोस, म्यूकोसा। देखिए क्या चेंज है, MUCUS, म्यूकस, जो कौन सिक्रीट कर रहा है? ठीक है, तो म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय गॉबलेट सेल, जो मैंने अभी आपको बोला। म्यूकोस क्या है? म्यूकोस इज इक्वल टू, यानी कि गॉबलेट सेल ही म्यूकोस है, ठीक है।
यानी कि म्यूकोस सिक्रीट्स, ठीक है, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि म्यूकोस का मतलब क्या, गॉबलेट सेल, तो गॉबलेट सेल इज इक्वल टू म्यूकोस, सो म्यूकोस सिक्रीट्स म्यूकस। और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ ओ का अंतर है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत, ठीक है। तो बहुत छोटे और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। म्यूकोस सिक्रीट म्यूकस एंड गॉबलेट सेल इज म्यूकोस। अब आते हैं एक लास्ट वर्ड पे, म्यूकोसा। ना वैसे तो म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट layer of gastrointestinal tract, ठीक है। म्यूकोसा जो है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे अंदर की लेयर है और इट इज मेड अप ऑफ सर शिफ्ट करेंगे 2 मिनट। नाउ म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बना किसका है, इट इज मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ कॉलमनर सेल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखिए म्यूकस, म्यूकोस एंड म्यूकोसा। म्यूकस जो है वो गॉबलेट सेल सिक्रीट करता है, म्यूकोस क्या है, वो गॉबलेट सेल है, एंड जो म्यूकोसा है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे अंदर की लेयर है। ना अब इन सब में एक चीज़ जो आपको रह गई होगी वो होगा म्यूकस। म्यूकस क्या है, तो सिंपली म्यूकस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर formed for प्रोटेक्शन। एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, एक स्लाइमी लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। तो ये रहा आपका बेसिक सा टॉपिक म्यूकस, म्यूकोस एंड म्यूकोसा के बारे में। इसके आगे हम आते हैं स्क्रीन पे। चलिए, तो ये तो बात रही म्यूकस, म्यूकोस एंड म्यूकोसा की। वापस आते हैं, चलिए। तो लोकेशंस की बात करें तो लोकेशंस जो हैं इट इज़ लोकेटेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, और कुछ ग्लैंड्स में एंड गॉल ब्लैडर में भी आपको कॉलमनर एपिथेलियम दिख जाएंगे। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन विल बी रिमेन सेम, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ना क्वेश्चंस जो यहाँ से बनता है वो बताता हूँ आपको। ना एक वर्ड आता है सकस इंटेरिकस, हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। ना इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये आपकी कॉलमनर एपिथेलियम ही सिक्रीट करते हैं, लेकिन वो होगा आपका ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। तो याद रखिए, मैं लिखता भी हूँ सकस इंटेरिकस, Succus entericus or the intestinal juice is secreted by brush border columnar epithelium plus goblet cells, ठीक है। तो सकस इंटेरिकस और द इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। सकस इंटेरिकस हम डिटेल में आगे डाइजेशन में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे सीलिएटेड एपिथेलियम। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में थोड़ा बेसिक लिया था, जहाँ पे मैंने आपको सीलिया के बारे में बताया था।
जहाँ पे आपने देखा था कि सीलिया जो है वो 2 टाइप की होगी, कीनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। जहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि कीनोसीलिया जो है वो वाइब्रेटाइल सीलिया है जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होगा, और जो स्टीरियोसीलिया है उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा। इन सच केस हमने कीनोसीलिया को एक नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेटाइल सीलिया, एंड जो स्टीरियोसीलिया है उसको हमने नाम दिया था नॉन वाइब्रेटाइल सीलिया। तो बेसिकली ये आपका कुछ बेसिक सा पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, तो उसके ऑनवर्ड हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की। अब देखिए, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है या तो वो क्यूबॉइडल हो सकती है या फिर वो कॉलमनर हो सकती है, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकती है। जनरली स्क्वामस नहीं होती है सीलिएटेड, ये आप याद रखिए। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया on their free surface or the apical surface is called as ciliated epithelium. Now काम क्या है? Generally it helps in the movement of particle in a one direction. ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, जैसे कि याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर ओवा को मूव करना है फ्रॉम द फ्लोपियन ट्यूब द यूटेरस, तो वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स द यूटेरस, इट विल नॉट बी मूविंग अवे फ्रॉम द यूटेरस। तो याद रखिए, जब भी कोई चीज़ को किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है तो वहाँ पे आपके सीलिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। नेक्स्ट है लोकेशन की बात करें तो इट इज़ मेनली लोकेटेड इन अ ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि ट्रेकिया में, ब्रोंक्यूल्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में आपको सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। नाउ वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आपके ब्रेन का वो पार्ट है जिससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सिक्रीट होता है, वो उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है? द आंसर इज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। आई रिपीट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कंटेन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये भी क्वेश्चन आपकी नीट में पूछा जा चुका है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब वर्ड्स में मत फंसिए, वर्ड्स को आप ध्यान से समझिए। सूडो मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने बोला था कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड मतलब कई सारी लेयर्स होंगी और सूडो मतलब फॉल्स। बहुत सारी लेयर्स तो होंगी लेकिन वो देखने में लगेगी कि सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में फिर से मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप के सेल्स होंगे, लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। जब आप टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग सेल ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट सेल्स हैं वो लॉन्ग सेल से कवर्ड अप हैं। तो इसलिए एक फॉल्स व्यू देता है वो, इसलिए उसका नाम पड़ा है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ स्टार्ट करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड को और डिटेल में जानेंगे इसको। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम whose nuclei appears in a different heights gives a misleading impression, that's why it is named as pseudo. Now जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है और सेल का अरेंजमेंट है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, जिसके कारण देखने में ऐसा लगता है कि एक ही टाइप के सेल्स हैं, दूसरे टाइप के सेल्स उसमें हिडन हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर सीलिया होगा तो उसको हम बोलेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो एक डायग्राम देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो आपके सामने डायग्राम है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का। उसका लोकेशन देखिए, इट इज़ फाउंड इन द ट्रेकिया। नाउ अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो म्यूकस जो है, मैंने आपको अभी बताया कि म्यूकस जो है गॉबलेट सेल में पाया जाता है, सीलिया है। आगे हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे उसको। अब ध्यान से देखिए, ये जो सीलिएटेड कॉलमनर वाला सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट देखिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है जो ऊपर की साइड है, लेकिन कुछ वैसे भी सेल्स हैं जैसे कि ये वाला देखिए सेल, जहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो नीचे की साइड है, यानी कि जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ अ सेल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर हैं, और जितने भी शॉर्ट सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस थोड़ा नीचे हैं। तो ये आपका एडजस्टमेंट है न्यूक्लियस का अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ अ सेल। चलिए, ये तो बात हो गई आपके सेल की अरेंजमेंट की।
तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सूडो स्ट्रेटिफाइड में दो टाइप के सेल्स होंगे, लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। लॉन्ग सेल्स के पास ओवल न्यूक्लियाई होता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिए, लॉन्ग सेल्स के पास ओवल न्यूक्लियाई होता है और शॉर्ट सेल्स के पास राउंड न्यूक्लियाई होता है। तो राउंड न्यूक्लियाई इन द शॉर्ट सेल्स एंड ओवल न्यूक्लियाई इन द लॉन्ग सेल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ सेल्स के बाद आपको एक और सेल मिलेगा, दैट इज गॉबलेट सेल। ठीक है, तो म्यूकस इन अ गॉबलेट सेल, तो बीच में आपके सेल्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स हैं, और उन्हीं में कहीं पे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे। इसके अलावा देखिए जो एपिकल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उसके अंदर सीलिया है, यानी कि माइक्रोविलाई नहीं है यहाँ पे सीलिया अराइज हो रही है। तो वैसे कोलुमनर सेल्स जिनके अंदर दो टाइप के सेल्स छिपे हुए हैं, ठीक है, और उनके एपिकल मॉडिफिकेशन में सीलिया प्रेजेंट होगी, तो उनको हम बोलेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। आई रिपीट, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें कुछ ऐसे सेल्स है जो हिडन है, उसमें से टॉल सेल्स होंगे तो कॉलुमनर होंगे, और जो कॉलुमनर सेल्स हैं उनके एपिकल सरफेस पे अगर सीलिया होगी तो उसको हम बोलेंगे सीलिएटेड। तो इन सारे टर्म्स को जोड़ दें और सम अप करें तो आपको एक वर्ड निकल के आएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। चलिए लोकेशंस की बात करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन अ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, विच सिक्रीट म्यूकस एंड हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ पैथोजेंस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ट्रैपिंग में आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सीलिएटेड एपिथेलियम इज ऑल्सो फाउंड इन द ब्रोंकाई, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, विच हेल्प्स इन प्रोपेलिंग ऑफ ओवा। नाउ जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये भी आपके एग को स्वीप करने में, मूवमेंट करने में मदद करती है। ठीक है, सो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के कुछ काम जो आपको समझ में आया वो ये है कि इट इज़ फाउंड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, helping in a trapping of dust and the transport of the waste particles, and whereas in case of the fallopian tubes and uterus it is helping in a movement of ova. चलिए, now coming to the next part, that is being compound or stratified epithelium. Now compound और stratified epithelium जो है, ठीक है, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था वो सब आपके किस में बेस्ड थे, they were based on the single layer formation called as simple। अब हम बात करेंगे वैसे सेल्स की जो कि एक नहीं होके ग्रुप में होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, वी आर लिविंग बिहाइंड द सिंपल वन। तो कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो ये जो आपका कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या होगा, दे विल बी हैविंग सीरीज ऑफ सेल्स। और याद रखिए एक चीज़, चाहे वो कंपाउंड एपिथेलियम हो चाहे वो आपका सिंपल एपिथेलियम हो, सबके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा एक्सेप्ट वन। अब वो वन कौन सा है अभी हम आगे देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स का एक अरेंजमेंट होगा और किस पे रेस्ट कर रहे होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। चलिए नाउ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ये दोनों ही नीट में पूछे जा चुके हैं और दोनों ही स्टेटमेंट वाले पोर्शंस हैं, मैं दोनों को बोलता हूँ। देखिए, सिंस दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, दैट्स वाई दे हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए दो रोल हैं, एक मेन रोल है और एक लिमिटेड रोल है। तो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में कि कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ अ लिमिटेड रोल इन, द आंसर विल बी सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड एपिथेलियम भी, आई रिपीट, कंपाउंड एपिथेलियम भी सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन उसका रोल लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज, तब आप क्या बोलेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल एंड फिजिकल एब्रेशंस। ठीक है, जो भी वियर एंड टियर होती है आपके बॉडी में उससे प्रोटेक्शन देना ही आपके कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार नीट में पूछे जाते हैं और जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकेशंस की बात करें
तो स्किन के ड्राई सरफेस पे, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रिक डक्ट्स, इन सब जगह आपको ये मिल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बकल कैविटी की। जब आप खाना खाते हैं तब आप खाने को च्यू करते हैं, जब आप खाने को चबाते हैं तब क्या होता है, तब आपके जो इनर बकल कैविटी है वो खाने के साथ फ्रिक्शन करती है। और जाहिर सी बात है कि जब खाने के साथ बकल कैविटी की फ्रिक्शन होगी तो वियर एंड टियर होगा। तो उस वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करने के लिए बकल कैविटी की जो इनर लेयर है, ठीक है, जो सीधे आपके फूड के कांटेक्ट में आती है, वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम आपको मिलेगा, दैट इज बीइंग कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जहाँ कहीं भी प्रोटेक्शन की बात होगी वहाँ पे आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और इसके लिए हम आते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए तो थोड़ा और डिटेल बात करते हैं। ना कंपाउंड एपिथेलियम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लें। स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। नो डाउट कंपाउंड एपिथेलियम को ही हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए स्ट्रेटिफाइड लिखा है। मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल बताता हूँ। नाउ स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल जो है, हालांकि वो तो है कंपाउंड एपिथेलियम ही, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। पहले मैं फ़र्क बता देता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला स्ट्रेटिफाइड में मैंने ये लिखा है ग्रुप और सीरीज ऑफ लेयर्स विथ एपिकल मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, उनके एपिकल सरफेस पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा। वो क्या होगा, डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नो एपिकल मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। व्हाट इज स्ट्रैटम? स्ट्रैटम मतलब लेयर, एंड जर्मिनेटिवम का मतलब होता है फ्रॉम वेयर सेल्स अराइज। ठीक है, सो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इज प्रेजेंट ट्रांजिशनल में स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम एब्सेंट होगा या फिर बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज basement membrane is present. Now that is being main important thing. Basement membrane
एब्सेंट। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि डू ऑल द एपिथेलियल सेल्स हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन? नो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज वन ऑफ द एक्सेप्शन इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सो नॉट ऑल द एपिथेलियम हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो 2-3 पॉइंट्स हो गए जो आपने देखा, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर जानते हैं। देखिए, स्ट्रैटिफाइड को फर्दर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड एंड स्ट्रैटिफाइड non-keratinized. What is stratified keratinized? Keratin protein present. तो अगर किसी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड। और अगर केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमने स्ट्रैटिफाइड को डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ केराटिन। अगर केराटिन होगा तो केराटिनाइज्ड और नहीं होगा तो नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो ये डायग्राम है। पहले मैं आपको एक बार एलाबोरेट कर दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखिए,
तीन स्ट्रैटम, तीन लेयर मिलेंगी, एक स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मीडिया एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ठीक है ना। स्टार्टिंग विद द टॉप मोस्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम का मतलब है एक लेयर जिसके अंदर केराटिन प्रेजेंट होगा, तो स्ट्रैटम कॉर्नियम कंटेन्स केराटिन। तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो है वो हार्ड बाउंड होगा, पूरा लेयर जो है वो थिक होगा, केराटिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस विल बी कंप्लीटली इम्परमेबल टू द वाटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्किन के ऊपर सरफेस पे आपको स्ट्रैटम कॉर्नियम मिल जाएगा, तो जो स्किन है उसकी जो ऊपर की लेयर है उसके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, तो केराटिन जो है वो वाटर को अंदर आने नहीं देती है। ठीक है, चलिए ना उसके नीचे वाले लेयर में आते हैं। तो जो दूसरा नाम है देखिए स्ट्रैटम मीडिया ना। स्ट्रैटम मीडिया जो है वो 3 से 4 लेयर की हो सकती है। ठीक है, 3 to 4 लेयर्स की। ठीक है, स्ट्रैटम मीडिया कैन बी ऑफ 3 to 4 लेयर्स ना। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं पीच या पियर सेल्स। ठीक है, ये जो आपके इरेगुलर सेल्स हैं इनको हमने नाम दिया है पीच या पियर सेल्स। और लास्ट में देखिए एक लेयर है, ठीक है, दैट इज द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जिसकी हमने अभी बात की थी। तो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इज द एरिया फ्रॉम विच द सेल विल मल्टीप्लाई एंड सेल विल अराइज। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से सेल मल्टीप्लाई करेंगे और सेल ऊपर की तरफ जाएंगे। और बाकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि जितने भी आपके अभी तक के एपिथेलियल सेल्स हैं उनके पास उनका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नाउ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, देखिए स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है वो आपका क्यूबॉइडल या कॉलमनर हो सकता है, कैन बी और हाँ, ये जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है ये नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर दोनों ही दे रखा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है क्यूबॉइडल को और जो सेकंड प्रायोरिटी है वो आपकी कॉलमनर को देनी है। ठीक है, तो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम कैन बी क्यूबॉइडल कैन बी कॉलमनर, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यूबॉइडल, सेकंड प्रायोरिटी कॉलमनर। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम का काम क्या है? द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम विल बी द एरिया जहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगी और सेल ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सबसे नए वाले सेल होंगे वो कहाँ मिलेंगे? नियर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है वहाँ से सेल मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो नए वाले सेल हैं वो नीचे मिलेंगे, नियर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेंगे, और जो सबसे पुराने वाले सेल हैं ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो सबसे पुराने वाले सेल है वो कहाँ मिलेंगे? सबसे ऊपर, मतलब अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आई रिपीट, जो आपके सबसे न्यू वाले सेल हैं, ठीक है, जब से रिसेंट वाले सेल हैं वो नियर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो सबसे ओल्डेस्ट सेल हैं, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नॉन केराटिनाइज्ड पे।
अब देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम हियर, बेसमेंट मेम्ब्रेन नो चेंज। उसके ऊपर आइए तो यू विल बी हैविंग द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम नो चेंज, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट लेयर था वो था स्ट्रैटम मीडिया, ठीक है, नो चेंज। चेंज कहाँ है? नाउ देखिए स्ट्रैटम कॉर्नियम में ये जो लेयर थी वो काफ़ी थिक थी, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया स्ट्रैटम कॉर्नियम। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्क्वामस लेयर रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि केराटिनाइज्ड के एपिकल सरफेस पे यू विल बी हैविंग अ थिक प्रेजेंस ऑफ केराटिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं। नॉन केराटिनाइज्ड में जो एपिकल सरफेस है वहाँ पे कोई भी केराटिन प्रेजेंस ना होके वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लेयर होगी स्क्वामस की। ना ये जो आपकी नॉन केराटिनाइज्ड वाली पार्ट है ये आपकी स्लाइटली परमेबल है वाटर से, वाटर कैन क्रॉस दिस एरिया, ठीक है। ना फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन में देखिए जहाँ पे हेवी मैकेनिकल एब्रेशंस होगा, जैसे कि स्किन आपकी हमेशा फ्रिक्शन करती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से या सरफेस से, तो जहाँ पे हेवी मैकेनिकल एब्रेशंस होगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, केराटिनाइज्ड, और जहाँ पे माइल्ड एब्रेशंस होंगे वहाँ पे क्या होगा, नॉन केराटिनाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेकिया में जनरली जो फ्रिक्शंस होता है वो माइल्ड होता है, तो ट्रेकिया के अंदर आपको नॉन केराटिनाइज्ड मिल जाएगा। और केराटिनाइज्ड में एग्जांपल है स्किन, जहाँ पे हेवी मैकेनिकल एब्रेशन होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन, जनरली जो नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बिट ऑफ वाटर कंटेंट वेयर द नॉन केराटिनाइज्ड इज प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिया ऐसा तो नहीं है कि सूखा है, ठीक है, इन दैट कंटेंट याद रखिए नॉन केराटिनाइज्ड के पास जो नॉन केराटिनाइज्ड है उसके आसपास कुछ वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, और इनके पास कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होगा। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है। जो बीच वाली लेयर है वो स्ट्रैटम मीडिया है, वो भी 3 से 4 लेयर की होगी। जो आपकी उसके नीचे वाली लेयर है उसको हमने बोला स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, यहाँ भी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम बोलेंगे, ये भी आपकी क्यूबॉइडल या कॉलमनर होगी। और जो लास्ट है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेम मिल रहा है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड में एंड स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड में। और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा ट्रांजिशनल का। तो ट्रांजिशनल का डायग्राम देखते हैं।
चलिए ट्रांजिशनल को देखते हैं। तो जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, इट इज़ बीइंग अ लेयर विच इज आइदर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल टू कॉलमनर। ये जो लेयर है वो आपकी रेंज करेगी क्यूबॉइडल से कॉलमनर के बीच में। जो बीच की लेयर है वो एज इट इज अ स्ट्रैटम मीडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रैटम जर्मेटिवम यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटम जर्मेटिवम नहीं है। और साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो एब्सेंट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अब यहाँ से समझते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम है यूरोथेलियम। अब यूरोथेलियम नाम क्यों दिया? क्योंकि आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि आपके किडनी के जितने भी ट्यूब्स हैं उनमें आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए उसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब जगह पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है यूरोथेलियम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों एब्सेंट होना चाहिए और स्ट्रैटम जर्मेटिवम क्यों है। अब देखिए स्ट्रैटम जर्मेटिवम का इम्पॉर्टेंस क्या था। स्ट्रैटम जर्मेटिवम का इम्पॉर्टेंस इसलिए था क्योंकि जो आपके स्ट्रेटिफाइड वाले कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर वियर एंड टियर हो रहा था। तो चूंकि वियर एंड टियर हो रहा है तो सेल डैमेज होगी, सेल डैमेज होगी तो नए सेल्स की ज़रूरत होगी, और जब नए सेल की ज़रूरत होगी तो उसको बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसलिए स्ट्रैटम जर्मेटिवम यहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कोई भी मैकेनिकल एब्रेशन नहीं होता, तो उनको नए सेल्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार वो बन गए, सो दैट इज बीइंग प्री डिफाइंड बन गए, उसके बाद नए सेल्स रेयरली बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटम जर्मेटिवम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल एब्रेशन होता था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटम जर्मेटिवम है। यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल एब्रेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटम जर्मेटिवम नहीं है। चलिए दूसरी बात करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली एब्सेंट होता है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली एब्सेंट होता है तो इसका मेन मुद्दा क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इट विल लिमिट द एक्सपेंशन। अब होता क्या है, जैसे एक यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे फिलिंग होगी इट विल एक्सपैंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये यूरिनरी ब्लैडर के एक्सपेंशन को लिमिट करेगा, और जब यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे तो उनकी जो फिलिंग है वो लिमिटेड रह जाएगी। तो इन दैट कंडीशन बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच ही नहीं करेगा, तो कोई भी यूरिन की फिलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। इन दैट कंडीशन द यूरिनरी ब्लैडर में गेट डैमेज। हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर डैमेज हो जाए, इसलिए वहाँ पे कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। अब आते हैं ऊपर की तरफ, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। देखिए इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स है, ठीक है। सो उस समय आपको जो सेल दिखेंगे ऊपर वाले वो कैसे दिखेंगे, क्यूबॉइडल, और जैसे जैसे फिलिंग होती रहेगी वैसे वैसे सेल स्ट्रेच होंगे और वैसे वैसे आपको जो सेल दिखेंगे वो कॉलमनर दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, इट विल रेंज बिटवीन cuboidal to columnar depending upon the which state you are. If you are in a relaxed state then it is cuboidal. When you are in a stress condition मतलब फैल गए हैं तो that will be in a columnar state. तो ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम था। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है एंड स्ट्रैटम जर्मेटिवम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा का पूरा कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे आप फर्दर डिटेल जानेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी बात की आपके अलग अलग इवेंट्स की, ट्रांजिशनल, स्ट्रैटिफाइड, इन सब के बारे में बात की। तो इसके डिटेल में हम और बात करते हैं। तो आते हैं ट्रांजिशन में। देखिए ट्रांजिशन में मैंने लिखा है कि द रेंज इट विल बी रेंजिंग बिटवीन द स्क्वामस टू द क्यूबॉइडल और इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम द क्यूबॉइडल टू द कॉलमनर, दोनों ही वैलिड हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज urothelium because it is exclusively found in urinary bladder, ureters and urethra. लोकेशंस की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा ये लोकेशन है। और फंक्शंस की बात करें तो एक्सपेंशन, डिस्टेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, एक्सपैंड होने में मदद करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का जो लेयर है, जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला लेयर है, ये जो है आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो उसी का कट सेक्शन आपके नेक्स्ट वाले स्लाइड में है। नाउ नेक्स्ट वाले स्लाइड में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा लेयर जो है उन्होंने सीधा ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक्सप्रेस किया है, जहाँ पे ऊपर का जो लेयर है वो आपको क्यूबोडल दिख रहा होगा। ऊपर का जो लेयर है ये वाला, ये क्यूबोडल दिख रहा होगा। ठीक है, जो ऊपर के लेयर्स है ये अकॉर्डिंग टू द नीड एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा तो बहुत पतला सा होगा और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये ओवरऑल आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम का ओवरव्यू है। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हमने किए हैं एपिथेलियम में। तो जब आप एपिथेलियम में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी सेल में आप कुछ चेंज लाते हैं तो स्पेशलाइज हो जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो है उसके अंदर आपको डक्ट मिलेगा। ठीक है, जो डक्ट है वो कैसे काम करता है और उसके बारे में फर्दर डिटेल अभी मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। पहले आप बेसिक जान लें। द फंक्शन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज टू सिक्रीट। ठीक है, अब ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन। ठीक है, नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम विल बी सिक्रीटिंग द हार्मोन्स। ठीक है, एंड अ ग्लैंड मे बी अ सिंगल और द ग्रुप ऑफ सेल्स which will be having duct, which will be releasing the component either into the blood or transmitted through the duct। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ग्लैंड है, ठीक है, या तो अपने सिक्रीशंस को ब्लड में डाल देगा, ठीक है, या फिर उस सिक्रीशन को किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा। इनमें से कोई भी आपके मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ऑन द बोर्ड। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो इनका काम जो है सिक्रीट्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम either it will be secreting hormone or the secretory product। secretory product is important, इसके बारे में जस्ट मैं अभी बात करता हूँ। अब थोड़ा पहले डायग्राम को देखें, एक ग्लैंड का डायग्राम देखें। देखिए, ये एक सिंपल ग्लैंड का डायग्राम है ना। अगर आप देखेंगे तो इस ग्लैंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा ग्लैंड है। अब इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। वो पार्ट जो खुद कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा तो उसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी पार्ट, और वो पार्ट जो सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द डिजायर्ड एरिया उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पार्ट। तो किसी भी एक ग्लैंड के 2 पार्ट तो मिनिमम होंगे ही होंगे। सिक्रीटरी पार्ट दैट विल बी सिक्रीटिंग सम हार्मोन्स एंड द ट्रांसपोर्ट पार्ट जो कि आपके सिक्रीशंस को टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल ग्लैंड का पार्ट है ना। आप ग्लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, सो ग्लैंड्स और द ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होगा सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ रो। एक सिंगल रो में सिमिलर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। एग्जाम्पल के तौर पे गॉबलेट सेल्स, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था म्यूकोस सेल्स। ठीक है, तो ये यूनिसेल्युलर है ना। यूनिसेल्युलर का जो एग्जाम्पल है वो लिमिटेड ही है, एक या दो ही एग्जाम्पल है, उसमें से एक है गॉबलेट सेल। मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है? मोर देन one type of cell is present। एक से ज़्यादा टाइप के सेल अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। एंड यूनिसेलुलर के अंदर यू विल बी हैविंग अ सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, एग्जाम्पल के तौर पे गॉबलेट सेल्स या फिर म्यूकस सेल्स। ये आपके ग्लैंड्स में आ गए पार्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसके बाद आपकी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का पार्ट ग्लैंड तक। ग्लैंड्स के बारे में जो फर्दर डिटेल्स है और भी चीज़ें हम जानेंगे इंटरेस्टिंग, बट दैट विल बी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ, थैंक यू।